जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए फॉर्म भर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास पीडीएफ है और इसकी सॉफ्ट कॉपी भी है वर्ड फाइल में, जिसमें आप चेंज कर सकते हो। उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के में। तो उस पर क्लिक करके आप इसकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर सकते हो और आप इसको एडिटेबल फॉर्मेट होगा उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, देखिए सबसे पहले सबसे टॉप में आपको अपना लेफ्ट साइड में आपको आपका जोन मिलेगा। तो ये आपको जो आपका जोन है वो चेंज कर लेना है। मेरा वेस्टर्न रेलवे है तो ऊपर वेस्टर्न रेलवे मिलेगा। इधर मेरा डिवीज़न है जो बीसीटी डिवीज़न वो मेंशन है, तो आपका जो डिवीज़न है वो इसको आप चेंज कर लोगे। ठीक है, फिर उसके नीचे देखिए 2 में हमने एड्रेस किया है सीनियर डीसीएम बीसीटी को। तो आप जिस डिपार्टमेंट में हो आपके आपके ब्रांच ऑफिसर्स को यहाँ पे एड्रेस करना है। जो आपका डिवीज़न है वो डिवीज़न आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको क्लेम फॉर एकेडमिक सेशन। आप कौन सा एकेडमिक सेशन का जो है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस क्लेम करना चाहते हो, वो आपको एकेडमिक सेशन डालना है। हम सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड का अप्रैल से मार्च होता है, तो इसमें अप्रैल 2024 से हमने मार्च 2025 डाल दिया है। यदि आप स्टेट का बोर्ड है तो उसका दोस्तों अलग अलग स्टेट का अलग अलग बोर्ड होता है, तो उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे एकेडमिक सेशन डालना है। ठीक है, आपको गलत नहीं डालना है। उसके नीचे आप आओगे तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले है एम्प्लॉय नेम। तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का नेम डालना है। आप खुद एम्प्लॉय हैं तो आपका नेम आ जाएगा। ऐसे डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय का जो डेजिग्नेशन है वो डालना है। जैसे हमारा सीनियर कलर है तो हमने सीनियर कलर डाल दिया। ठीक है दोस्तों, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे है। ठीक है, फिर अगला है 3 नंबर में पीएफ पब्लिक एम्प्लॉय नंबर। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय का पीएफ नंबर डालना है, और यदि आप एनपीएस एम्प्लॉय हैं तो आपको एनपीएस नंबर डालना है। ठीक है, फिर है बिल यूनिट। यहाँ पे आपको अपनी बिल यूनिट डालनी है। बिल यूनिट आपके जो रेस में जाओगे तो वहाँ पे आपको बायोडाटा में मिल जाएगा, और वहाँ से आप यदि सैलरी स्लिप डाउनलोड करते हो तो सैलरी स्लिप में आपकी बिल यूनिट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख के डाल लेना है। उसके बाद में स्टेशन, आपकी कहाँ पर पोस्टिंग है वो आपको डालना है। जैसे यहाँ पे मुंबई सेंट्रल में पोस्टिंग है तो यहाँ पे मुंबई सेंट्रल डाल दिया। आपकी जहाँ भी पोस्टिंग है, यदि आपकी डीआरएम ऑफिस में है तो यहाँ पे डीआरएम ऑफिस डाल दो कि डीआरएम ऑफिस अहमदाबाद, डीआरएम ऑफिस मुंबई सेंट्रल, जहाँ भी आपकी है पोस्टिंग। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताया है, वो आपको डालना है। आपका वर्कशॉप में है तो वर्कशॉप डाल दोगे। ठीक है, फिर 7वां है इफ स्पाउस इज एम्प्लॉयड इन रेलवे। यदि आपका स्पाउस रेलवे में है, जैसे आप लेडीज़ हैं तो आपका हस्बैंड यदि रेलवे में है तो उसकी डिटेल यहाँ पे डालनी है, उनका नेम, उनका पीएफ नंबर, उनकी पोस्टिंग स्टेशन। यदि आप मेल हैं, यदि आपकी वाइफ रेलवे में है तो उसकी डिटेल यहाँ पे आपको डालनी है। ठीक है, हमारे यहाँ पे नहीं है तो हमने इसको ऐसे छोड़ दिया। आप इसमें डैश भी मार सकते हो, इसमें आप नो भी लिख सकते हो। ठीक है, उसी के हिसाब से नीचे देखिए 7A का पॉइंट है इफ स्पाउस इज गवर्नमेंट एम्प्लॉय। यदि आपकी जो स्पाउस है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, मतलब अदर देन रेलवे को छोड़ के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आपको उनकी यहाँ पे डिटेल डालनी पड़ेगी, उनका नेम, उनका पीएफ नंबर, उनका पोस्टिंग स्टेशन। यदि नहीं है तो नो करना है। ठीक है, उसी के नीचे आओगे तो यहाँ पे देखिए एक आपको सर्टिफाइड करना पड़ेगा, सर्टिफाइड दैट माय हस्बैंड ऑब्लिक वाइफ, उनका नेम आएगा यहाँ पे। जैसे आप एक मेल हैं तो आपकी यदि आपकी वाइफ का नाम आएगा, यदि आप एक लेडीज़ हैं तो आपके हस्बैंड का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे यही है कि ये इसलिए लेते हैं कि यदि दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो 2 जगह से क्लेम नहीं कर सकते, वो एक जगह से क्लेम करेंगे। ठीक है, या तो उनका हस्बैंड करेगा या उनकी वाइफ करेगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे इसको पढ़ लेना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। नीचे है सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, यहाँ पे आपका एम्प्लॉय का सिग्नेचर आ जाएगा। ठीक है, फिर इधर लेफ्ट साइड में सिग्नेचर एंड सील ऑफ फॉरवर्डिंग यूनिट इंचार्ज। यहाँ पे आपका जो यूनिट इंचार्ज होता है, जो आपका इंचार्ज है, उसकी सील साइन आती है। ठीक है, ये आपको नहीं भरना है, ये बाबू का काम है। ठीक है, फिर उसके नीचे आओगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए एनेक्सर ए आ गया। तो इसमें भी लेफ्ट साइड में टॉप में देखिए यहाँ मुंबई सेंट्रल डिवीज़न लिखा है। आपका जो डिवीज़न है वो लिखोगे, ब्रैकेट में जो आपका जोन है वो आ जाएगा। ठीक है, ये दोस्तों 2 बच्चों के हिसाब से प्रोफार्मा बना रखा है। ठीक है ना, तो यदि 2 बच्चों का भरना है तो आप दो बच्चे हैं आपके, दोनों बच्चे पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से भरो आप। यदि आपका एक बच्चा है, एक बच्चा ही पढ़ता है तो एक बच्चे में आपको भरना है, दूसरे में आपको डैश डैश कर देना है। ठीक है, जैसा इसमें कर रखा है। तो सबसे पहले है नेम ऑफ चाइल्ड, आपके बच्चे का नेम, क्लास, कौन सी क्लास का आप क्लेम करना चाहते हो। जैसे अभी फॉर एग्जांपल के तौर पे मेरा बच्चा है वो 1st क्लास में हो गया है, तो अभी जो हम क्लेम कर रहे हैं ये पिछली क्लास का करते हैं। ठीक है, तो मेरा बच्चा पहले सीनियर केजी में था तो सीनियर केजी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया। ऐसे ही आपको अपने बच्चे का डालना है। ठीक है दोस्तों, फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज होते हैं। अभी आपका बच्चा मान लो 2nd क्लास में हो गया है, एग्ज़ाम पास किया, 2nd क्लास में हो गया, तो ये जो क्लेम करते हैं हम पिछली क्लास का करते हैं। ठीक है ना, डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम में आपके बच्चे डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। एकेडमिक पीरियड में दोस्तों ऊपर मैंने बताया है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एकेडमिक आपको सेशन डालना है। ठीक है,
दोस्तों आपको नहीं पता है कि एकेडमिक सेशन कौन सा है, तो इसमें एक जो एनेक्सर बी आएगा वो आप स्कूल की तरफ से जो भर के देते हैं उसमें भी एकेडमिक सेशन का ऑप्शन है, तो स्कूल वाले भरेंगे, उसी हिसाब से आप देख के भर सकते हैं, या किसी दूसरे आपके साथी एम्प्लॉय से पूछ सकते हैं। गलत नहीं भरना आपको एकेडमिक पीरियड, ठीक है। या मैंने अप्रैल 2024 से मार्च 2025 डाल दिया है, ये CBSE बोर्ड का होता है एकेडमिक सेशन, उसी हिसाब से, ठीक है। फिर नीचे स्कूल नेम, आपके बच्चे का स्कूल का नाम है वो डालना है। फिर उसके नीचे आप यहाँ आओगे तो देखिए ये दोस्तों ये पॉइंट बहुत सुनने लायक और देखने लायक है। इफ़ चाइल्ड विद डिसेबिलिटी, इफ़ यस, यदि आपका बच्चा दिव्यांग है तो आपको यहाँ पे यस करना है। हमारा नहीं है तो हमने नो किया है, इसमें आप यस करोगे। यदि है फिर ए पॉइंट में जाओगे, नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे डिसेबिलिटी का नेचर मेंशन करना है। और दोस्तों ये कहाँ पे लिखा मिलेगा, ये जो उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसमें मिल जाएगा, ठीक है। फिर डेट ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट किस डेट को बनी थी वो डेट आएगी। इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग की जो परसेंटेज है वो भी सर्टिफिकेट में मिल जाएगी, वो आपको यहाँ पे परसेंटेज डालनी है। दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए सरकार ने डबल रुपए दिए हैं। जैसे अभी हम बात करें, जो नॉर्मल एक बच्चा है जो दिव्यांग नहीं है और न ही वो हॉस्टल में रहता है, तो उसको 33,750 रुपये मिलेंगे, ठीक है। तो यदि ये बच्चा डिसेबिलिटी है तो उसको डबल पैसा मिलता है। जैसे 33,750 है, इसको 2 से गुणा कर लो, ठीक है, उतने रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है। तो उसी के नीचे आप आओगे, फिर है हॉस्टल सब्सिडी। यदि आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो दोस्तों हॉस्टल के हिसाब से सरकार ने अलग नियम बनाए हैं कि आपकी जो घर से जो स्कूल की डिस्टेंस है वो कम से कम 50 किलोमीटर होनी चाहिए, 50 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप हॉस्टल सब्सिडी के आपके बच्चे को मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो इसी में इसलिए आपका बच्चा हॉस्टल में रहता है तो हॉस्टल सब्सिडी वाले ऑप्शन में आपको यस करना है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम रेजिडेंस इन टू स्कूल, आपके घर से स्कूल की कितनी दूरी है वो किलोमीटर में डालना है आपको। फिर बोर्डिंग ओब्लिक लॉजिंग एक्सपेंडिचर एक्चुअली पेड, आपने हॉस्टल का कितना पैसा पे किया है, एक्चुअल जो आपका पे किया है वो आपको डालना है, क्योंकि नीचे जो एनेक्सर भी आएगा उसमें अलग से एक हॉस्टल का दे रखा है जो स्कूल भर के देगा, ठीक है ना। और स्कूल भर के देगा, उसमें पैसे का भी ऑप्शन है, वो कितना पैसा आपने जो पे किया वही तो भरेंगे, ज़्यादा तो भरेंगे नहीं वो, तो उसी हिसाब से फिर आपको भरना पड़ेगा, इसमें गलत नहीं भरना है। वो लास्ट में टोटल अमाउंट क्लेम, यहाँ पे आपको टोटल अमाउंट डालना है। टोटल अमाउंट कौन सा, यदि आपका बच्चा दिव्यांग भी नहीं है, हॉस्टल में नहीं है, तो यहाँ पे आपको 33,750 रुपये भरने हैं, क्योंकि जो DOPT का रूल आया था अप्रैल महीने में, अप्रैल 2024 में, तो उसमें मंथ के हिसाब से दे रखा है, तो जब आप 12 महीने का निकालोगे तो 33,750 रुपये आएगा। वो भी दोस्तों रूल में दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये 33,750 हो गया। यदि बच्चा दिव्यांग है और हॉस्टल में नहीं रहता है तो 33,750 का आपको 2 से गुणा करना है, उतना पैसा आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और यदि बच्चा हॉस्टल में भी रहता है तो फिर आपको यहाँ पे जो जितना पैसा आपने हॉस्टल का पेड किया है वो पैसा डाल के, और जो आपको बच्चा दिव्यांग नहीं है तो 33,750 उसमें जोड़ के फिर आपको यहाँ पे पैसा लिखना है, ठीक है। मतलब आपको टोटल फिर इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ये सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड बच्चे के लिए आपको सेम टू सेम भरना है, ठीक है। फिर उसके नीचे आओगे तो इट इज सर्टिफाइड दैट, यहाँ पे आपके पहले बच्चे का नाम, ठीक है। फिर एंड श्री, यहाँ पे दूसरे बच्चे का नाम। यदि एक ही बच्चे का आप CA क्लेम कर रहे हो तो आपको फर्स्ट वाले में लिखना है, दूसरे वाले में आपको डैश मार देना है, ठीक है। दोनों बच्चों का क्लेम कर रहे हो तो यहाँ पे दूसरे बच्चे का नाम आ जाएगा, ठीक है। और नीचे सिग्नेचर एम्प्लॉय, यहाँ पे एम्प्लॉय का सिग्नेचर आएगा। नीचे आपको ऑफिस यूज के लिए कुछ नहीं करना है। तो दोस्तों अभी मैंने आपको एनेक्सर A बताया है, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो गया है, 9 मिनट के करीब हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसका दूसरा पार्ट और लेके आऊँगा, उसमें आपको मैं एनेक्सर B वो बताऊँगा कैसे भरते हैं और वो कहाँ से बनवाना है आपको, और एक इसमें पास डिक्लेरेशन और लगती है वो उसमें आपको कैसे भरना है। और दोस्तों इन सब का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। मेरे पास इसकी वर्ड की फाइल है जिसको हम सॉफ्ट कॉपी बोलते हैं, जिसको हम एडिटेबल फॉर्मेट बोलते हैं, वो मैं डाल दूँगा। उसको आप डाउनलोड करके और आप अपने बच्चे के हिसाब से, आपके हिसाब से उसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। और दोस्तों आपको कोई भी दिक्कत आती है, परेशानी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आपको कल ही इसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, तभी जाके ये पूरा जो है कंप्लीट होगा फॉर्म, ठीक है। ये कम से कम 20 मिनट का बन जाता है, इसलिए मैंने इसके 2 पार्ट बना दिए, आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं पार्ट 2 में, बाय।